नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके फिर हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 10वां 2 है, विषय इतिहास, पाठ नंबर 5। कल हमने पहली वीडियो में इब्न बतूता के बारे में, जीवन काल के बारे में पढ़ा, उसकी यात्राओं के बारे में पढ़ा। आज उसकी जो कृति है रिहला, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या लिखा है। ये कहता है कि इब्न बतूता कुल मिलाकर 14वीं सदी तक भारत में रहा। इस अवधि में उसने भारत के विषय में पर्याप्त सूचनाएं इकट्ठी की। इन सूचनाओं को उसने अपनी पुस्तक रिहला में खुलकर उनका वर्णन किया। यह तत्कालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन पर 14वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में, भारत की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा, हालात, कैसा वहाँ का समाज था, किस तरह का लोग धर्मचक्र था उनका, और उनके काम धंधे क्या थे, किस तरह से उनके जीवन की हो रही थी। इब्न बतूता ने रिहला में न केवल भारत के भूगोल के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाई, अपितु उसने लोगों के दैनिक जीवन और सामाजिक स्थिति के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसने साधारण लोगों की आर्थिक दशा, तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। आम जीवन के बारे में बताया लोगों के, तथा शासकों के बारे में भी किस तरह शासन प्रक्रिया चलती, उसका वर्णन भी किया। उसके द्वारा भारत के व्यापार, उद्योग, कृषि, सड़क परिवहन के साधनों, माप तोल आदि के विषय में भी अपना विवरण दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के भारत में एक समृद्धशाली देश था। जिस तरह से उसने व्यापार का, प्रशासन का, परिवहन के साधनों का, माप तोल की प्रणाली का, उद्योग धंधों का, जिस तरह से उसने अपनी पुस्तक रिहला के अंदर वर्णन किया है, उस हालात को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी का जो भारत था अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित था, समर्थ था, विकसित था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था, दरबारियों व उलेमाओं की भूमिका आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उसने मोहम्मद तुगलक के शासन में होने वाले विद्रोहों सहित अनेक राजनीतिक घटनाओं का भी वर्णन, जो उसके जीवन में घटी उनका भी, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में घटनाएं घटी उनका भी, जो पदाधिकारी थे, उनके कार्य थे, उनका भी उसने खुलकर वर्णन किया है। निस्संदेह इब्न बतूता एक पर्यवेक्षक, जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं, वो था। उसने कुछ अत्यंत सामान्य से लगने वाले विषयों के संबंध में भी विस्तारपूर्वक लिखा। उसने पाठकों को समझाने के लिए उसने कई विषयों में तो बहुत ही रोचक तुलनाएं प्रस्तुत की हैं। उदाहरण के लिए नारियल का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखा और प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर जैसे वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल के वृक्ष का फल मानव के सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानव 2 आँखें, एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने के कारण मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। इससे जुड़ा रेशा बालों की तरह दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार पान के विषय में भी उसने अपने पाठकों के बारे में बताते हुए लिखा है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया
जाता है। जिस तरह अंगूर की बेल उगाई जाती है उस तरह पान को उगाया जाता है। आप समझ भी गए होंगे, एक प्रकार का पत्ता होता है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं खासकर इस पान को चबाते हैं। इसे प्रयोग करने की विधि है, इसे खाने से पहले सुपारी दी जाती है। यह जायफल जैसी होती है, किंतु इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे से छोटे टुकड़े न हो जाएं। इन्हें मुंह में रखकर चबा जा सके। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इसे चबा जाता है। वह कृषि उद्योग व व्यापार की दृष्टि से भारत में उन्नत बताता है। यह सड़कों को भी सड़क मार्गों के बारे में बताया कि उस समय के सड़क मार्ग जो हैं वो बहुत सुरक्षित थे। या परिवहन के साधनों में पशुओं के प्रयोग के बारे में विशेष महत्व देता है। और भारतीय बाजार के बारे में भी यह जो बतूता की कृति है, रचना है, वो विशेष उल्लेखनीय है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि डाक प्रणाली के बारे में केवल बतूता ने भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का भी विस्तृत वर्णन किया है, उस पर भी काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। वह यहाँ की उत्तम डाक प्रणाली को देखकर बहुत चकित हुआ। इस प्रणाली के कारण सुल्तान अपने साम्राज्य की घटनाएं थोड़े ही समय में प्राप्त कर सकता था। इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहाँ गुप्तरों के द्वारा सुल्तान तक इस डाक प्रणाली के द्वारा सभी खबरें केवल 5 दिन में पहुंच जाती थी। देखिए उसमें की डाक प्रणाली के बारे में, जबकि सिंध से दिल्ली आने में ये कहते हैं इब्न बतूता के 50 दिन का समय लगता है। लेकिन जो डाक व्यवस्था थी उसका इतना अच्छा सिस्टम था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के गुप्तचर थे वो सिंध में घटने वाली घटनाओं को 5 दिन में दिल्ली तक पहुंचाते थे। इससे व्यापारियों को भी बहुत लाभ हुआ और इस कारण उसके लिए कम समय में अपना माल भेजना संभव हुआ। इसके कारण वे दूर के क्षेत्रों में भी पैसों का लेन देन कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो इब्न बतूता ने निसंदेह 14वीं शताब्दी की भारतीय इतिहास का बहुमूल्य स्रोत कहा जा सकता है। इसमें उसने जिन घटनाओं का वर्णन किया वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था, उसकी आंखों देखी थी। अतः वह तथ्यों को अपने अनुभव के आधार पर सच्चा वर्णन करता है। उसके साम्राज्य में अनेक उच्च अधिकारियों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। अतः उसने साम्राज्य के संबंधित गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि रचना पूर्णतः दोष रहित भी नहीं थी। विदेशी होने के कारण यह भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ था। इस कारण उसे कई बार अफवाहों पर विश्वास करना पड़ा। वह तथ्यों और कल्पना में भेद नहीं कर सका क्योंकि वह स्वयं इतिहासकार नहीं था। इसलिए उसने तिथियों के क्रम का सही पालन नहीं किया। अतः हम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों से सहमत हैं कि उसका ग्रंथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तथा उस समय की देश की दशा व रीति रिवाजों से संबंधित एक प्रामाणिक स्रोत है। आपने आज इस वीडियो के अंदर इब्न बतूता की द्वारा रचित 14वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में, भारत की आर्थिक दशा के बारे में, भारत के खान पान के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा। कल आपके सामने फिर हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।